नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 37 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है सेंट्रल फोर्स। जैसे कि आप जानते हैं सेंट्रल फोर्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन हमने क्या किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। जितनी हमको वहाँ पर ज़रूरत थी उतना ही हमने सेंट्रल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या? सेंट्रल फोर्स। ओके ना, पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल है या बोलते हैं एक मास है जिसका मास कितना है, m है, या पार्टिकल है जिसका मास m है और वो इस तरह से इस कर्व के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी पोजीशन क्या होगी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे यहाँ पर एक क्या खींचना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया x y। ओके, और अज्यूम किया कि ये जो पॉइंट है इसको मैंने क्या बोल दिया, एज ए सेंटर लिया, और जो सेंटर है वो मेरा क्या है, फिक्स है। दिस इज माई फिक्स सेंटर। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, जो क्या बताएगा, इस मास की पोजीशन को बताएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये बात समझ में आई आपको ना? अब ये अगर ये मास ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे वो डायरेक्शन में चेंज हो या फिर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। और जब भी एक्सेलरेशन होता है यानी वहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी इस पार्टिकल पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अब अगर इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स हो तब उस सेंट्रल फोर्स की कंडीशन क्या होगी, पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो पहली कंडीशन तो ये होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स या तो आर कैप की डायरेक्शन में होगी या फिर माइनस आर कैप की डायरेक्शन में होगी। यानी कहां की ओर होगा वो, या तो आर कैप की डायरेक्शन में होगा या फिर वो माइनस आर कैप की डायरेक्शन में होगा। अब क्वेश्चन है कि यहां पर आर कैप क्या है, आप सब जानते हो आर कैप इस आर की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। तो जो यहां पर आर कैप है वो क्या है, सॉरी पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूं, क्या है, यूनिट वेक्टर है। दिस आर कैप इज दिस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अगर मैं आर कैप की बात करूंगा तो आर कैप कहां की ओर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। और अगर मैं माइनस आर कैप की बात करूंगा तो कहां की ओर होगा, वो इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप, और ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस आर कैप। ठीक है, आर कैप कहां किस डायरेक्शन में है, इस आर की डायरेक्शन में, और माइनस आर कैप कहां की डायरेक्शन में है, इस आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी सेंट्रल फोर्स या तो कहां की ओर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर, या फिर कहां की ओर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन है, क्या इतनी कंडीशन काफी है सेंट्रल फोर्स को डिफाइन करने के लिए? आंसर है नहीं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वो ये है कि इस सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा, ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से लेकर इस मास तक की, इस डिस्टेंस का फंक्शन होता है। यानी सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसका फंक्शन होगा, इस डिस्टेंस का फंक्शन होगा। यानी हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स F विल बी फंक्शन ऑफ R। यानी किसका फंक्शन होगा, इस R का फंक्शन होगा। R क्या है, इस सेंटर से लेकर या इस फिक्स सेंटर से लेकर इस मास तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, और सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड उसी R का क्या होता है, फंक्शन होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स है वो पूरी तरह से डिफाइन हो गया, वो उससे कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब इस पूरे को मैं कंबाइनली कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि दिस फोर्स F विल बी कितना आ जाएगा, एफ आर इंटू आर कैप। ऐसे लिखता हूँ, इसका आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। इस आर कैप को जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस फोर्स F विल बी एफ आर, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, इस तरह से सेंट्रल फोर्स हो गया। और सेंट्रल फोर्स को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन करेंगे। और अगर आपको इसको अपने शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखोगे, सेंट्रल फोर्स इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स सेंटर और अवे फ्रॉम ए फिक्स सेंटर
एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फिक्स सेंटर एंड मास। क्लियर बात? तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ सेंटर फोर्स हो गया। नाउ अब यहां पर थोड़ा सा क्या करते हैं, एक कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूं इफ एफ आर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो कैसा हो, नेगेटिव हो, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि एफ आर इज लेस देन 0, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी एफ आर की वैल्यू क्या है, या तो नेगेटिव है या फिर लेस देन 0 है, दोनों एक ही बात हुई। तो उस केस में ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, एफ विल बी इक्वल टू माइनस का एफ आर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आर कैप आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने आर कैप लिख दिया। ठीक है, ये लिखो एक ही बात हुई। और इसे मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि दिस एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ आर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का आर कैप। यानी इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ की ओर है बताओ, आर कैप की डायरेक्शन में है या फिर माइनस आर कैप की डायरेक्शन में है। आंसर है साफ साफ दिख रहा है माइनस आर कैप की डायरेक्शन में है। यानी जब भी यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, या बोल सकते हैं जब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेस देन 0 होगा, उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां की ओर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। अगर जब भी फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, माना मैं सेंटर हूं और मेरे दीवार पे कुछ चीज है और उसको मैं अपनी ओर खींच रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब जब भी ये लेस देन 0 होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये कैसा नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर। किसको दिखा रहा है ये, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ सेंट्रल फोर्स, नेचर ऑफ सेंट्रल फोर्स। क्लियर है इतनी बात? नाउ केस सेकंड ले लो, या बोल सकते हैं इसको ऐसे पॉइंट ना लिख दो, यहां पर दूसरा पॉइंट लिख लो। अगर मैं ये बोलूं इफ दिस एफ आर इज पॉजिटिव और वी कैन से ग्रेटर देन 0, इसको ये बोलो, या फिर ऐसा बोल दो एफ आर इज पॉजिटिव। यानी जो एफ आर है वो या तो पॉजिटिव है या बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 है, तब उस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एफ विल बी इक्वल टू एफ आर इंटू आर कैप। तो इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, आर कैप की डायरेक्शन में है। यानी कहां की ओर है, बाहर की ओर। यानी क्या कर रहा है इस समय, रिपेल कर रहा है ऑब्जेक्ट को। यानी अगर सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव नेचर का है। तो जब भी एफ आर पॉजिटिव होगा तो नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर। तो ये कैसा हो गया, रिपल्सिव, रिपल्सिव नेचर ऑफ सेंट्रल फोर्स। क्लियर है बात? तो जब भी एफ आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या उससे मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स पॉजिटिव होगा, तब उसका नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ अब कुछ एग्जांपल एक्सक्यूज, कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का एक एग्जांपल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो मान लिया मेरे पास दो मास है, एक मास ये है, एक मास ये है, दिस मास इज m1, दिस मास इज m2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बोल दिया मैंने, r बोल दिया। और इस m2 को मैंने एज ए फिक्स पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया कि जो यहाँ पर जो फिक्स सेंटर है उससे जो क्या रखा है मैंने, m2 रखा है। तब इनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ F वेक्टर लगाऊंगा तो F वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, g m1, और ये इस तरह से है। ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आर कैप आएगा या फिर प्लस आर कैप आएगा। आंसर है माइनस आर कैप आएगा। क्यों, अगर मैं यहाँ इसको फिक्स सेंटर मान रहा हूं तो ये m1 इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आर कैप आएगा। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कितना आया, माइनस का g m1 m2 अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। और ये क्या दिखा रहा है कि जो एफ आर है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर एफ आर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जाम्पल है, एक सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर बात? ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर
टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स फोर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है किन्हीं दो चार्जों के बीच लगने वाला, वो भी किस नेचर का होता है, या फिर वो भी क्या होता है, एक टाइप का सेंट्रल फोर्स होता है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। पहला वाला केस लेते हैं, कौन सा, अट्रैक्टिव वाला। व्हेन केस फर्स्ट। और अट्रैक्टिव कब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है, चार्जों के बीच। और दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। मान लिया मेरे पास यहाँ पर माइनस का Q1 चार्ज है और यहाँ कहीं क्या है, माइनस प्लस का Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स F विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q1 और यहाँ क्या आएगा Q2 अपॉन कितना आ जाएगा R² और ये क्या आ गया R कैप। इस माइनस को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ लिख सकता हूँ और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। अगर वहीं मैं क्या करूँ, केस सेकंड लूँ, तो केस सेकंड में अगर मैं दोनों चार्ज को सेम ले लूँ, या दोनों पॉजिटिव ले लूँ या दोनों नेगेटिव ले लूँ, इसको मैंने माइनस Q1 ले लिया, इसे मैंने माइनस Q2 ले लिया, और ये जो मेरे पास सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, उसे मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर फोर्स डिफाइन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी Q1 Q2 अपॉन में कितना आएगा R² और ये क्या आ जाएगा R कैप। और इस केस में ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। हम जानते हैं सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हो गए। नाउ हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, और जब हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ी थी, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वैसे दोनों कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव। दोनों कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का क्या मतलब हुआ कि इनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन फोर्स का जो कर्ल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये कहाँ से आया, वेक्टर से आया, ठीक है। थोड़ा बहुत वेक्टर से आया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया, और दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर एक कमेंट कर दिया कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं तब उनका कर्ल कितना हो जाता है, 0 होता है। ये हमने थ्योरम भी पढ़ी थी वेक्टर एनालिसिस में कि अगर हमारे पास कोई फोर्स फील्ड है और वो फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है, तब उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का कर्ल कितना होता है, 0 होता है। यानी डेल क्रॉस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं तो किसका एग्जाम्पल है, ये सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल है। तो मैं इन जनरल क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे सब के सब कैसे होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही हो जाएगा कि सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव। जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। तो लिखो फटाफट, हैशटैग लगा के लिखना, सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव। कैसे होते हैं ये, कंजर्वेटिव होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी फंक्शन का या किसी वेक्टर का कर्ल 0 होता है तब मैं उस वेक्टर को किसी एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के टर्म में लिख सकता हूं। ये हमने पढ़ा था कहाँ, वेक्टर एनालिसिस में। अगर आपको याद नहीं आ रहा है जाओ उधर, हमने पढ़ा है। मैंने पहले ये बोला है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है और एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी है तो पहले क्या आना चाहिए, वेक्टर एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल 0 होगा तब इस वेक्टर फंक्शन f को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ या माइनस का ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन लिख सकता हूँ। और इस केस में जो ये स्केलर फंक्शन है ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब
एक चीज जो खास बात है सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड वो ये है कि इस सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, इस सेंट्रल फोर्स को लिखूंगा तो सिर्फ यहाँ पर कौन सा वाला टर्म आएगा, पार्शल ओवर पार्शल आर वाला टर्म आएगा, यानी बोल सकते हैं माइनस का पार्शल वी अपॉन पार्शल आर ये आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आर कैप। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। सिर्फ ये वाला क्यों आया, बिकॉज ये सिर्फ किसका फंक्शन होगा, आर का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो चीज आएगी वो सिर्फ कौन सी वाली आएगी, आर कैप का जो कंपोनेंट होता है वो आएगा यहाँ पर। और आर कैप का कंपोनेंट कितना होता है इसमें, ये होता है पार्सल वी ओवर पार्सल आर होता है। ग्रेडियंट पढ़ लेना, वहां से याद रखा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, उनके लिए आम बात है। जो आज सीधे यहाँ कूद रखे ना ऐसे छलांग मार के, तो वो थोड़ा ऐसे हाँ ये क्या हो गया, ऐसी फील उनको आ रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो कहीं जा नहीं रहे ना, आप कहीं भी देख सकते हो उनको ना। ये क्या हो गया मेरे पास, फोर्स हो गया F इक्वल टू माइनस का पार्शल V ओवर पार्शल R। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू माइनस का पार्शल V ओवर पार्शल R, और यहाँ कितना आ जाएगा ये R वेक्टर अपॉन R। तो दिस इज अवर सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स को मैं इस तरीके से भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और एक चीज और, दो जो यहाँ पर अगर ये नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब कि जो V है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, R का फंक्शन होगा। ये भी ध्यान देना, सेंट्रल फोर्स वाले केस में ये जो V होता है वो सिर्फ किसका फंक्शन होता है, R का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, R का फंक्शन। क्लियर है बात, ओके। नाउ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल फोर्स रिलेटेड वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल किसी भी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है या बोल सकते हैं मोशन कर रहा है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, फिर उसको प्रूव भी करेंगे कि पार्टिकल मूविंग या फिर एंगुलर मोमेंटम किसे दिखाते हैं, जे से, जे वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट, अब कैसे होता है कांस्टेंट, प्रूफ करते हैं। चलो हेड डालो, क्या प्रूफ। ठीक है, तो अज्यूम कर लिया कि कोई एक पार्टिकल है जो इस तरह से, ये x y और z भी अज्यूम कर लेंगे, लेकिन दो ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। अभी समझ में आएगा कि दो ही कोऑर्डिनेट में क्यों ले रहा हूँ फर्स्ट से। और अज्यूम कर लिया कि कोई पार्टिकल इस तरह से इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर r है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैंने कितनी बोल दी, v बोल दी, इसका मास मैंने m बोल दिया। तब इसका लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम j इक्वल टू कितना आ जाएगा, j वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये निकालना है कि ये कांस्टेंट होता है तो एक काम करो, उसका टाइम डेरिवेटिव निकाल दो, यानी कितना निकाल दो, dj ओवर dt निकाल दो। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पहले इसको ऐसे रहने दो, r वेक्टर को ऐसे रहने दो, क्रॉस कितना आ जाएगा, ये dp ओवर dt आ जाएगा, फिर प्लस p ऐसे रहेगा, r का होगा तो कितना आ जाएगा, ये dr ओवर dt, और क्रॉस कितना आ जाएगा, ये p की जो कितना लिख सकता हूँ मैं, m इंटू वी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। बताओ भाई dp अपॉन dt क्या होता है, बच्चा जानता है भाई dp अपॉन dt क्या होता है। वैल्यू ऑफ dp अपॉन dt, ये तो ऐसे रहा लेफ्ट हैंड साइड में, dj ओवर dt, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज r वेक्टर क्रॉस, ये फोर्स होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, दिस dp ओवर dt इज इक्वल टू फोर्स, फिर प्लस dr ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी v होता है, और क्रॉस कितना आ जाएगा, ये m इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, देखो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dj ओवर dt इज इक्वल टू, दिस इज r वेक्टर क्रॉस f, यानी ये सेंट्रल फोर्स होगा। अगर f सेंट्रल फोर्स है देन वी कैन राइट इट एट एज दिस एफ आर इंटू आर वेक्टर, सॉरी आर कैप, कहाँ से लिखा मैंने, जो फर्स्ट में लिखा था वहाँ से ये लिख दिया। ठीक, और प्लस देखो ये m स्केलर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंदर कितना आ गया, ये v क्रॉस v आ गया। ठीक है, तो
तो दिस विल बी इक्वल टू दिस डी जे ओवर डी टी। देखो एफ आर तो बाहर आ गया, अंदर कितना बच जाएगा, आर कैप क्रॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर आर इंटू आर कैप, और क्रॉस कितना आ गया, ये आर कैप आ गया, प्लस एम इंटू वी क्रॉस वी, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस देखो आर बाहर आ जाएगा बिकॉज आर स्केलर है, और अंदर कितना आ गया, ये आर कैप क्रॉस यानी मैग्नीट्यूड है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना आ गया, एम वी क्रॉस वी, ठीक है। देखो हम सब जानते हैं ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, बिकॉज अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, आर कैप और आर कैप, एंगल कितना है, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो बिकॉज बोथ द वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से मेरे पास डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। और हम सब जानते हैं अगर किसी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव जीरो होता है तब वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टाइम डेरिवेटिव नहीं, किसी भी टाइप का डेरिवेटिव अगर जीरो आ रहा है तो वो क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब जे वेक्टर, ध्यान देना खाली जे नहीं है, जे वेक्टर टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। ये वेक्टर है यानी न तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, कांस्टेंट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, इसकी कांस्टेंट है। अगर जे मेरा इस डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है, तो हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे 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 टिल्ट नहीं होगा, यानी बोल सकते हैं इस तरह से इसमें किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा जे के साथ। क्लियर है बात। तो जे इज कांस्टेंट इन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड, तभी ये वेक्टर के साथ लिखना यहाँ पर क्या है, बहुत जरूरी है। क्लियर है इतनी बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इस जे का मैग्नीट्यूड को हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है इस तरह से, यानी आर क्रॉस पी करके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जे होगा किस डायरेक्शन में, तो ऐसे हिंट डालो, डायरेक्शन ऑफ जे, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर। अब एक काम करते हैं, अगर मैं ये निकाल दूं कि ये जे वेक्टर इस आर वेक्टर से कितने एंगल पर है, वही क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो सिंपल वो निकालने के लिए एक काम करो, इस आर वेक्टर का जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर को जो क्या लिख सकता हूँ मैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और ये जो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा है ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्विच कर सकता हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर क्रॉस आर, और ये कितना आ जाएगा, डॉट पी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और क्यों लिख सकते हैं, आप वेक्टर एनालिसिस वाला लेक्चर देखें, वहाँ हमने पढ़ रखा है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है, ठीक है। और आर क्रॉस आर कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, आर डॉट जे इक्वल टू जीरो। आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जे इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन इफ आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू जीरो, सो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। इट मीन कि दिस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द जे वेक्टर, जो आर वेक्टर है वो जे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो पहली बात तो जो जे वेक्टर है वो मेरा क्या है, फिक्स है। अब अगर मैं बोलूँ वो किस डायरेक्शन में फिक्स है, बोल दिया मैंने, जेड कैप डायरेक्शन में फिक्स है। तो ये इस तरह से मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लिया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। और जे मेरा हमेशा किस डायरेक्शन में बोल दिया मैंने, जेड डायरेक्शन में है। और न तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है विद डायरेक्शन, यानी जे इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। अब बताओ फिर आर किस डायरेक्शन में होगा, बताओ, या बोल सकते हैं किस प्लेन में होगा, पहले ये बताओ। तो आर हमेशा कैसे होगा, इस जे के परपेंडिकुलर, यानी आर हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, यानी एक्स वाई प्लेन से हटेगा ही नहीं। जैसे आर एक्स वाई प्लेन से हटेगा, जे जेड डायरेक्शन से हट जाएगा, जो कि सेंट्रल फोर्स के केस में नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। इसका मतलब आर इस केस के लिए हमेशा किस प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा और उससे हटेगा नहीं, यानी हमेशा आर कहाँ रहेगा, एक्स वाई प्लेन में। अगर आर हमेशा एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब पार्टिकल हमेशा कहाँ मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा। यानी यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है,
इन प्लेन हो रहा है या बोल सकते हैं इन 2 डायमेंशन हो रहा है, तो सेंट्रल फोर्स के अंडर जो मोशन होता है हमेशा वो कहाँ होता है, प्लेन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे और उस सेंट्रल फोर्स के अंडर जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो पार्टिकल हमेशा कहाँ मूव करेगा, एक प्लेन में मूव करेगा, या बोल सकते हैं किस में मूव करेगा, 2 डायमेंशन में मूव करेगा। और जिस प्लेन में वो मूव कर रहा होगा वो प्लेन इस एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगा, या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम जे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ताकि क्या हो सके, जो आर वेक्टर है वो जे के परपेंडिकुलर हो सके। क्लियर है बात। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस केस में हमारा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इस पूरे लेक्चर को अगर मैं इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आज हमने क्या डिस्कस किया कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किसी फिक्स सेंटर की ओर होता है या फिर फिक्स सेंटर से बाहर की ओर होता है। और सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा सेंटर और मास के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका फंक्शन होता है। सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और सेंट्रल फोर्स का जो कर्ल होगा या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड का जो कर्ल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और सेंट्रल फोर्स को मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के टर्म में लिख सकता हूं। और इस केस में वो स्केलर फंक्शन क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। और हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया कि सेंट्रल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में है तब उससे रिलेटेड या फिर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और सेंट्रल फोर्स में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है वो हमेशा कहाँ मूव करता है, एक प्लेन में मूव करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल फोर्स। और आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।